Hello everyone. So in this video I will discuss about the electromagnetic forces. Okay, तो दोस्तों देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक ऐसा फोर्स होता है जो दो बॉडीज़ के बीच में लगता है ड्यू टू देयर मासेस। ठीक है, और एक और चीज़ बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। ओके, और कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो देखिए व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके नेम से क्लियर है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। देखिए इसके नेम में दो चीज़ें हैं, पहला है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिक मतलब हो गया मैग्नेटिक। यानी कि सिंपली कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को कंबाइंडली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों फोर्सेस को कंबाइंडली क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, क्या चीज़ ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जनरली वो फैक्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करना स्टार्ट करते हैं यानी कि फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, इन दैट कंडीशन इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। चार्ज के ही फ्लो के तो हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि सिंपली कह सकते हो क्या, और जब इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, और जब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के पे ही डिपेंड होते हैं, ऐसा कह सकते हैं एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर होगी तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म भी होगा, और यदि मैग्नेटिज्म है तो वहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी। जनरली ये कैरेक्टर डिपेंड किस पे है, इलेक्ट्रिक चार्ज पे। तो सिंपली कह सकते हो क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, यानी कि वह फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लगता हो उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू चार्जेस। अब देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है बेसिकली इसके टू नेचर होते हैं। ठीक है, दो नेचर होते हैं। पहला नेचर होता है इसका नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, और दूसरा है कांटेक्ट फोर्स। ओके, सो फर्स्टली व्हाट डू यू मीन नॉन कांटेक्ट फोर्स, नेम से क्लियर है कि जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, बिना एक दूसरे को टच किए और एक दूसरे को अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे, तो वो फोर्स कहलाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे दो मैग्नेट ले लो, पहला मैग्नेट हमने यहाँ पे रखा, दूसरा मैग्नेट बहुत ही दूर है, क्या इनमें कुछ अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट इसके मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तुरंत इस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन होना ऐसे शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब ये मैग्नेट दूर है उसके बावजूद भी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है या एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल भी कर रहा है, मीन्स यह फोर्स कैसा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, दो इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं, इनके बीच में भी लगने वाला फोर्स कह सकते हो कि नॉन कांटेक्ट नेचर का हो सकता है, क्योंकि जब भी दो चार्जेज हैं, अगर दो चार्जेस हैं दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव नेचर के, मीन्स लाइक चार्जेस। देखो जो चार्ज होते हैं, चार्ज का दो टर्म बनाया गया है, एक है लाइक चार्ज और दूसरा होता है अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज क्या होता है, जो सेम टाइप के चार्जेज होते हैं इन्हें बोलते हैं हम लाइक चार्ज, और जो डिफरेंट टाइप के चार्जेज होते हैं इन्हें बोलते हैं अनलाइक चार्ज। लाइक चार्जेज ऑलवेज रिपेल्स टू ईच अदर। ओके, लाइक चार्जेज हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर। हमारे एवरीडे लाइफ में भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि हमेशा जो अपोजिट कैरेक्टर के लोग होते हैं, अपोजिट कैरेक्टर के लोग का मतलब इन द सेंस कह सकते हो कि एक लड़के की शादी हमेशा लड़की से ही हो सकती है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि एक अनलाइक चार्ज है, या ऐसा कह सकते हो एक कम्बिनेशन ऑफ अनलाइक चार्ज है, तो उनके बीच में ही अट्रैक्शन होना पॉसिबल है, दो लाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तो खैर एक सिंपल सा मजाक के लिए हमने बताया आपको। खैर देखते हैं कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी पे, इस नॉन कांटेक्ट फोर्स पर ही
कुलॉम ने अपना एक लॉ दिया था जिसको कुलॉम्स लॉ बोला गया था, और उस फोर्स को बोला गया था कुलाम्बियन फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला गया था। ठीक है, कुलॉम ने देखो अपने लॉ में क्या बताया था, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं हम। कुलॉम ने कहा कि लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विच आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस r। ओके, इसके पहले आपने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा था कि लेट अस कंसीडर टू मासेस अब वैल्यू m1 एंड m2 विच आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस r, और सेम कंडीशन हमें यहाँ पे चार्ज के लिए पड़ रहा है। तो लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विच आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस r, देन एन इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी एक्ट बिटवीन देम एंड दैट फोर्स will be directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। दोनों इक्वेशन को फिर से कंबाइन कर लेते हैं। on combination of equation first and second we get मिलेगा हमें F will be directly proportional to Q1 Q2 by r square। ओके, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगा यहाँ पर भी एक कांस्टेंट टर्म आएगा, और इस कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके, इस के को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यदि न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो हमने एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का हमने एक एग्जांपल के तौर पे इस कूलम्बियन फोर्स को हमने यहाँ पे बताया है। जनरली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, हमें क्लास 11th में कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कॉन्टैक्ट नेचर को ही पढ़ना है। तो कॉन्टैक्ट नेचर में देखो जनरली तीन तरह के फोर्सेस होते हैं, पहला है नॉर्मल फोर्स या फिर इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा है टेंशन, और तीसरा है फ्रिक्शन फोर्स या सिंपली फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं इसको। नॉर्मल फोर्स देखो क्या होता है या नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में समझाते हैं। पहले तो मैं इसका डेफिनेशन समझाता हूँ आपको। डेफिनेशन में क्या है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, व्हेन वन सरफेस पुश अनदर सरफेस परपेंडिकुलरली, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस को परपेंडिकुलरली पुश करता हो। ठीक है ना, व्हेन वन सरफेस पुशेस अनदर सरफेस परपेंडिकुलरली देन दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब सवाल ये पैदा हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन तो ठीक है, एक सरफेस दूसरे सरफेस को परपेंडिकुलरली पुश करता है तो उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, चलो मान लिया। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का कैसे हुआ, क्योंकि अभी हम देखे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है, और यहाँ पर तो हम बात सरफेस की कर रहे हैं। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस को परपेंडिकुलरली पुश करता है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का कैसे होता है ये मैं बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको फील आ जाए अंदर से कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता क्या है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी पे क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, कहाँ से लगता है, अर्थ के सेंटर से। तो हमें कहाँ चले जाना चाहिए, अंडर द ग्रेविटी हमें अर्थ के सेंटर में जाना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे पे फोर्स कहाँ से लग रहा है, अर्थ के सेंटर से। यानी कि सपोज कर लो कि कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ओके, ऐसे ये अर्थ के सरफेस पे खड़ा है। कहोगे सर अर्थ तो बहुत ही छोटा है इन कंपेरिजन ऑफ बच्चा, तो कोई बात नहीं, समझने के लिए हमने यहाँ पे बनाया है। सपोज कर लो कोई बच्चा है, अर्थ पे खड़ा है, इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो अर्थ के सेंटर से लग रहा है, इस सेंटर से लग रहा है। तो ये बच्चा कहाँ जाना चाहिए, अर्थ के सेंटर में जाना चाहिए। या सिंपली कहो, इस मार्कर को अगर हम फ्रीली ड्रॉप करते हैं ऐसे तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। लेकिन जैसे ही मेरे हाथ पर आया, हाथ पर आके रुक गया। ओके, क्यों रुक गया, क्या यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ पे भी लग रहा है। जैसे ही मैं इसको होल्ड करके हाथ हटाऊँ फिर देखो फिर नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा था, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इसके नीचे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन जैसे ही हमारे हाथ पर आया ये ऑब्जेक्ट रुक गया। इसका मतलब क्या है कि ज़रूर हमारा हाथ कुछ ना कुछ फोर्स इस पर लगाया होगा।
और उतना ही फोर्स लगाया होगा जितना कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगा हुआ था, तभी तो यहाँ पे रुक गया। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाते हम तो ये हमारे हाथ से उछलकर नीचे गिर जाता, और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स से कम फोर्स लगाते तो ये हमारे हाथ को नीचे की तरफ लेके जाते जाते अर्थ पे लेके चला जाता। मतलब हमने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। ओके, तो इस फोर्स को क्या नाम दूँ, इस रिश्ते को क्या नाम दूँ? समझ गए? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। बात समझ में आया? यानी कि हमारा जो हैंड है इस पर परपेंडिकुलर एक पुश लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, और ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का अपोज कर रहा है। ओके, और इस कारण ये ऑब्जेक्ट हमारे हाथ पर रुक गया है। तो कहोगे सर बात तो वही का वही रहा, आपने अभी कहा कि एक सरफेस दूसरे सरफेस को परपेंडिकुलरली पुश करे तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का कैसे हुआ? जरा देखते हैं कि ये पुश क्यों क्रिएट हुआ। इससे कोई दुश्मनी तो है नहीं, क्यों? इस मार्कर से कोई दुश्मनी नहीं है, ये फ्रीली आया, हमारे हाथ पे रुका और इस पे फोर्स लग गया, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है इससे। तो आखिर क्यों पुश कर रहा है हमारा हैंड इसको, इस चीज़ को देखते हैं। या ये जो बच्चा है, ये बच्चा अर्थ के सेंटर में चला जाना चाहिए, लेकिन अर्थ के सेंटर में ना जाके इस सरफेस पे रहता है। ठीक है, सरफेस पे क्यों रहता है? क्योंकि सरफेस जरूर इस पर कोई फोर्स लगाता होगा और वो फोर्स ऊपर की तरफ लगता होगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन लगा कैसे, देखो इस चीज़ को। अगर तुम इसको थोड़ा सा जूम करके देखो, इधर इधर बनाते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखो, बच्चा सपोज कर लो कि जूता पहना है, या इसका पैर ही ले लो, और ये रहा हमारा अर्थ का सरफेस। ओके, इसको जब आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे, जैसे जूम करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। खुद से सोचो कि जो जूता है वो मैटर है या नहीं है? मैटर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके पास मास है और प्लेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैटर हो गया। या हमारा पैर है या हमारी बॉडी है, मैटर है कि नहीं है? बिल्कुल मैटर है, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ मास है और हमारी बॉडी प्लेस भी ऑक्यूपाई कर रही है। देन वी कैन से वी आर मैटर। मैटर किससे बना होता है? मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे एटम कहते हैं। यानी कि जब आप इसको और ज़्यादा जूम करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो छोटा छोटा पार्टिकल जो हमें दिख रहा था, इसका अरेंजमेंट जनरली कुछ ऐसा है कि इसमें एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव नेचर का है, और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये रहा, ये जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होगा और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। वैसे ही इसके भी एक पार्टिकल को लेते हैं, इसका भी कुछ ऐसा ही कंडीशन होगा। हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो, लेकिन नेचर तो कुछ ऐसा ही होगा, इसमें भी ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? न्यूक्लियस में, और नेगेटिव चार्ज कहाँ है? बाहर। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का, इसका भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का। तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। ओके, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेज या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा यहाँ पे। ओके, और ऐसा सिर्फ एक पार्टिकल तो है नहीं, यहाँ पर कई सारे बिलियंस पार्टिकल हैं। ओके, कई सारे बिलियन पार्टिकल हैं, यानी कि यहाँ पे रिपल्सन भी बहुत ज़्यादा होगा, और इसी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण ये नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हुआ है। ओके, यानी कि इस बच्चे पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था वो नॉर्मल फोर्स था, और नॉर्मल फोर्स किस नेचर का होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। लगभग क्लियर होगा कि नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे होता है, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए टेंशन क्या होता है। व्हेन वन सरफेस पुल अनदर सरफेस परपेंडिकुलरली, इसमें क्या था? पुश कर रहा था एक सरफेस दूसरे सरफेस को, और टेंशन में क्या होता है कि एक सरफेस दूसरे सरफेस को परपेंडिकुलरली पुल करता है, खींचता है अपनी तरफ, तो ये फोर्स कहलाता है टेंशन। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कर लो कि कोई ब्लॉक ले लो, या कोई ईंट ले लिया हमने, ईंट है, इस ईंट को हमने रस्सी से बांध के लटका दिया है, ऐसे रस्सी से बांध करके हमने इसको लटका दिया किसी सरफेस से। ये जो ईंट है इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। चूँकि इसका मास m है, इस ईंट का मास कितना है? m,
तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है। तो ये ईंट कहाँ जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए। लेकिन ईंट जो है ऐसे रस्सी में बंध के लटका हुआ है, ऐसे लटका हुआ है, हमने रस्सी बस पकड़ा है, मतलब रस्सी इस ईंट को अपने तरफ खींच रहा है। ओके, और इसी पुल को हम क्या बोलते हैं? टेंशन कहते हैं। कहोगे कि सर ये टेंशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे हुआ? ज़रा सोचो कि जो रस्सी है, जिस रस्सी से हमने ईंट को बांधा है, क्या वो मैटर है? बिल्कुल मैटर है। मैटर है तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। हाँ सर, बना होगा। क्या पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन भी होता है? अरे भाई, सॉलिड तभी तो बनता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट भी करता है, तभी तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। कहोगे सर अभी तो बताया आपने कि रिपेल करेगा। हाँ, रिपेल करेगा, लेकिन उसका भी एक लिमिट डिस्टेंस होता है कि उस डिस्टेंस पे जाने के बाद ये रिपल्सन करेगा, और जैसे ही उससे दूर होंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो इसके न्यूक्लियस हैं, जो पहले वाले का जो न्यूक्लियस है, वो दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो दूसरे वाले का न्यूक्लियस है वो पहले वाले के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, और जब एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पाँचवें को, यानी कि यहाँ पे कह सकते हो धीरे धीरे करके अट्रैक्शन का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, और ये जो रस्सी है इसको नीचे नहीं जाने देगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने बताया कि इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, और इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर भी क्रिएट हो जाएगा, और इस एटॉमिक अट्रैक्शन के कारण, या ऐसे कह सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण, ये आपका टेंशन फोर्स लग जाएगा, और टेंशन फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, टेंशन फोर्स लग जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि टेंशन फोर्स भी किस नेचर का होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स तो भाई साहब बहुत ही अच्छा फोर्स होता है, बहुत ही प्यारा फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो सरफेस को मिलाना चाहता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो नहीं चाहता है कि कभी भी दो प्रेमी बिछड़ें। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही अच्छे नेचर का होता है, ये हमेशा दो लोगों को मिलाने का काम करता है। कहोगे सर दो लोगों को मिलाने का काम कैसे करता है? यहाँ पर देखो, क्या हमने क्या किया, एक ब्लॉक रखा है। सपोज कर लो कि इस ब्लॉक का मास m है। ओके, सपोज कर लो कि कोई 50 kg का मास यहाँ पे रखा हुआ है। मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ, मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा फोर्स लगाया, क्या वो बॉडी मूव करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि मास उसका ज़्यादा है। थोड़ा सा और फोर्स लगाया तो भी नहीं मूव करेगी, थोड़ा और फोर्स लगाया तो हो सकता है मूव कर जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैंने पहली बार जब फोर्स लगाया, क्या वो बैलेंस्ड फोर्स था? मैंने तो बैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया था, हमने सिर्फ एक तरफ से फोर्स लगाया ना, हमने सिर्फ एक तरफ से फोर्स लगाया। आपने पढ़ा है फोर्स के बारे में, क्लास 9th में जब रहे होगे तो उस टाइम पढ़ा होगा कि फोर्स क्या होता है, और पढ़ा होगा कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। जो बैलेंस्ड फोर्स होता है एक ऐसा फोर्स है जिसका रिजल्टेंट जीरो हो। ठीक है, जिस फोर्स का रिजल्टेंट जीरो होता है उसको बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, और जिस फोर्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है उसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हमने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया था, क्योंकि फोर्स हमने सिर्फ एक डायरेक्शन से लगाया था ना, तो इस बॉडी को आगे जाना चाहिए। लेकिन जब हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो बॉडी आगे नहीं गई, रुकी हुई है। थोड़ा और लगाया, नहीं गई। जब बहुत ज़्यादा लगाया तो आगे गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया, फिर भी ये बॉडी आगे नहीं जा रही है। ज़रूर कोई ना कोई फोर्स है जो हमारे फोर्स का अपोज कर रहा है। ओके, ज़रूर कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो हमारे फोर्स का अपोज कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन। यानी फ्रिक्शन फोर्स वह फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, यानी कि ये नहीं चाहता है कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से बिछड़े, ये चाहता है कि दोनों एक दूसरे पर स्थिर रहें। ओके, सो इस फोर्स को हम बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को बोल सकते हो कि एक ऐसा फोर्स जो रिलेटिव मोशन का अपोज कराए, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, यानी इसके मालिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, और चूंकि ये मास ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स देखो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो ये मास पर डिपेंड करेगा बॉडी के,
बॉडी का मास यदि ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा, बॉडी का मास कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा। और दूसरा डिपेंड करता है इस सरफेस पे, ठीक है। सरफेस अगर ज़्यादा रफ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, अगर सरफेस रफ नहीं होगा, स्मूथ होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा फ्रिक्शन। अगर इसी सरफेस को हम स्मूथ कर दें तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा कभी मत कहना कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज करता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स हमारे और अर्थ के बीच में ना लगे तो हम अच्छे से मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी हम गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। लेकिन भाई साहब इसका एक बहुत ही अच्छा नेचर होता है, फ्रिक्शन फोर्स का बहुत ही अच्छा नेचर होता है। पूछोगे सर वो क्या? सपोज कर लो कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन है, मतलब इसकी कैपेबिलिटी है कि आप 10 न्यूटन तक फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही 10.1 न्यूटन आपने फोर्स लगा दिया तो ये मूव कर जाएगा। मतलब इसको रोकने का क्षमता इसके पास, जो बॉडी है इस बॉडी को इस सरफेस पर रोकने का क्षमता 10 न्यूटन तक का है। अगर आप 10 न्यूटन तक फोर्स लगा देंगे तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही आप 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगा दिए फिर ये बॉडी मूव कर जाएगी। ओके, अब कहोगे कि सर फ्रिक्शन फोर्स अच्छा कैसे हुआ? अच्छा, सपोज कर लो कि आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, यहाँ पे हमने माना 10 न्यूटन है, तो आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन फोर्स लगा देता, यानी कि बॉडी तो पीछे आ जाती, यानी कि पता चलता कि हमने हल्का सा इसको पुश किया और ये बॉडी हमारी तरफ चली आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जब हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन ने भी 1 न्यूटन फोर्स लगाया हमारे अपोजिट में। जब हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन ने भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। वो हमें दुख भी नहीं पहुंचाएगा, यानी कि हम जितना फोर्स लगाएंगे हमारे फोर्स को बैलेंस्ड करने के लिए फ्रिक्शन भी उतना ही फोर्स लगाएगा। हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन ने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन ने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। और यदि हमने 11 न्यूटन का फोर्स लगाया तो भी फ्रिक्शन भी 10 ही न्यूटन का फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है, 10 न्यूटन है। यानी कि जैसे ही हम 10 से आगे बढ़ेंगे ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर जाएगा। यदि फ्रिक्शन फोर्स का लिमिट 5 न्यूटन है तो जैसे ही हम 5 से आगे फोर्स लगाएंगे, यानी 5 से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे 5 न्यूटन से, तो बॉडी आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो यकीनन आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है यार, क्योंकि इतनी रात को मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लाइक करें और प्लस कमेंट भी करें और हमें सजेस्ट करें कि हाँ सर आपको अगर वीडियो पसंद है तो आप लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आ सकूं। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो दोनों ही फोर्सेस के बारे में मैं एक साथ एक सिंगल वीडियो में बताऊंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस।